दीक्षित आज जिस तरीके से जमीन खिसकी उसके बाद ये कहना बिल्कुल भी मुनासिब होगा कि पहाड़ों का जीवन आसान नहीं होता। वहां पर हर समय कई जगह पर नई नई चुनौतियां खड़ी रहती हैं, अक्सर आपदाओं का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर बरसात के मौसम में पहाड़ों पर अक्सर कुदरत का कहर बनकर बरसाती रहती, जहां पर आपको बता दें कि कुछ ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं, जहां थराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई, दर्जनों घर बह गए। स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में लगा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि घटना बरकोट के पास की है, जहां पर बादल फटने से पहाड़ी मलबा गांव में घुस गया और उसके साथ ही थराली हीरगढ़ में जलस्तर बढ़ने से थराली मार्केट क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के रास्ते में प्रमुख पड़ाव थराली में खीर गंगा नदी में बादल फटने से तबाही आई है। हर्षिल के पास स्थित इस जगह पर विनाशकारी बाढ़ से करीब 20 होटल और होमस्टे को नुकसान पहुंचा है। देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बादल फटा और उसके बाद जो पानी आया और उसके साथ जो मलबा आया उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। किस तरीके से तिनके की तरह सब बिखर गया। देखिए जरा तस्वीरें देखिए, जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भागते हुए नजर आए, कैमरे में कैद हुए, खुद को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो इसमें 12 की मौतों की पुष्टि हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी ये आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से जो भी रास्ते में पड़ा वो सब तबाह होता हुआ नजर आया, चाहे घर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे लोग हो, सब तबाह होते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर जहां पर देख सकते हैं कि होटल दुकानें सब मलबे में तब्दील हो गए, सब के सब तबाह हो गए, घर बह गए, होटलें बह गई, दुकानें बह गई। देखिए जरा तस्वीरें आपके सामने कि आखिर किस कदर ये कुदरत के कहर का मंजर जो देखने को मिला है, इसने थराली को पूरी तरह से तबाह कर दिया। देखिए जरा ये दो तस्वीरें जहां पर कहीं आसमान फटा तो कहीं धरती फटी, और उसके बाद आपको बता दें कि जो कुदरत का कहर लोगों पर देखने को मिला वो सच में एक भयावह मंजर है। ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर इसकी चपेट में कितने लोग आए हैं। एक और बादल फट गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ध्रुव सेन जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ध्रुव सेन एचओडी हैं जियोलॉजी विभाग के लखनऊ यूनिवर्सिटी में। सर स्वागत है आपका। लेकिन सवाल मेरा यह है कि आखिर लगातार उत्तराखंड की बात की जाए तो देवभूमि कहा जाता है, लेकिन देवभूमि में कुदरत का कहर लगातार देखने को मिला है पिछले कुछ दशकों से। खास करके बात कर ली जाए, आज जिस तरीके से जो घटना घटी उसने देखते ही देखते वो 36 सेकेंड का मंजर दिल कांप जाता है उसको देखकर। सर क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए पहली चीज तो यह है कि जो कुदरत का कहर आपने कहा, तो कुदरत मतलब प्रकृति, और ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो कुदरत का कहर है, आप ये समझिए मानव नियंत्रण से परे है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, हम कुछ भी कर लें, प्रकृति पर्यावरण का वही भाग है जो मानव से नियंत्रित नहीं हो सकता है। अगर वो मानव से नियंत्रित हो गया तो वह प्रकृति नहीं है। तो आप ये समझिए जो भी कुदरत का कहर होता है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बादल फट जाए, चाहे वो लैंडस्लाइड आ जाए, चाहे वो बाढ़ आ जाए, चाहे वो चक्रवात आ जाए, मानव विज्ञान में कितनी भी प्रगति कर गया, अभी इन आपदाओं को रोकने में वो सक्षम नहीं है। इसलिए इस तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं, सबसे पहले तो उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बहुत ही दुर्दनाक घटना है ये, जिसमें कि जो घटना घटी है उत्तरकाशी में, और जिसमें इतने धन और जन की हानि हुई है। जी सर आखिर क्या वजह रही होगी इसके पीछे की? क्योंकि पिछले कुछ दशकों से अगर उठा के देख लिया जाए तो इससे पहले भी किस तरीके से रेणी गांव शिकार हुआ था, जोशीमठ वाला, और किस तरीके से केदारनाथ में भी एक आपदा आई थी, बादल फटा था और सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। और आज फिर से अभी तक अगर बात की जाए तो 12 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है, सैकड़ों लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को ये पता है कि हिमालय का जो क्षेत्र है वो जिसमें उत्तरकाशी भी आता है,
ये जगह भूकंप की दृष्टि से और भूस्खलन की दृष्टि से काफी खतरा हमेशा रहता है यहाँ पे। जो गंगा का मैदान, तो अपने देश में पूरे भारतवर्ष में कहाँ पे सुनामी आ सकती है, कहाँ भूकंप आ सकता है, कहाँ लैंडस्लाइड आ सकती है, कहाँ चक्रवात आ सकता है, कहाँ बाढ़ की आपदा आ सकती है, कहाँ सूखा पड़ सकता है, ये करीब करीब सबको पता है कि कौन से जोन है जो इससे ग्रसित हो सकते हैं। जहां तक उत्तर काशी की बात है तो उत्तर काशी में लैंडस्लाइड और उत्तर काशी में भूकंप आने की संभावना या पहाड़ में ये संभावना सदैव बनी रहती है। ये कब आएगी हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जो लैंडस्लाइड है, अगर बरसात होती है किसी भी जगह पे तो बरसात होने के बाद से लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बरसात अगर हो रही है तो उससे भूकंप का खतरा नहीं होता है, क्योंकि भूकंप जो है पृथ्वी के अंदर होने वाली घटनाओं के कारण आता है। लेकिन लैंडस्लाइड जो है ये पृथ्वी के ऊपर जो घटनाएं घटती हैं, विशेष रूप से अगर बरसात बहुत ज्यादा होती है और अगर बादल फट गए तो भूकंप लैंडस्लाइड आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा आपने बताया कि केदारनाथ में जो 2013 में आपदा आई थी, जिसमें पूरे के पूरे उत्तराखंड में इन क्षेत्रों में काफी धन और जन की हानि हुई थी, वो केदारनाथ की आपदा भी इसीलिए हुई थी कि उस समय भी जो बादल फटे थे, बादल फटना मतलब कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बरसात हो जाए, उसको हम लोग बादल फटना कहते हैं। वैसे तो बरसात धीमे धीमे होती रहती है तो उतना खतरा नहीं होता, लेकिन अगर बादल फट जाते हैं मतलब बहुत कम समय में बहुत तेज बरसात हो जाए तो इसके कारण जो लैंडस्लाइड होती है उससे कई जगहों पे नदियों की धारा भी बाधित हो जाती है। और अगर नदियों की धारा बाधित हो जाती है तो आप ये समझिए छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं, और वो झील जब बस्ट करती है तो पुनः धन और जन की हानि होती है। केदारनाथ में ये सब घटनाएं घटी थी। यहाँ पे कम से कम ये एक सुखद बात है कि कम से कम लैंडस्लाइड तो आई है, लेकिन नदी बाधित नहीं हुई है, नदी की धारा प्रवाहित हो रही है। तब भी जो आपने बताया कि 12 लोगों के हताहत होने की या जान दो देने की ये सूचना प्राप्त हो रही है, निश्चित रूप से बड़ी ही दुखद घटना है। और हम सबको पता है कि लैंडस्लाइड एक ऐसी आपदा है जिसमें पूरा का पूरा मकान ही बह जाएगा, पूरी की पूरी जमीन ही खिसक जाएगी। और जहां पे भी ऊंचाई और निचाई का अंतर होता है, जहां पे भी एलिवेशनल डिफरेंस होता है, उस जगह पे भूस्खलन कहिए हिंदी में जिसको बोलते हैं और इंग्लिश में लैंडस्लाइड बोलते हैं, इसके आने की संभावना बहुत ही प्रबल रहती है। हम सब लोगों को पता है लेह में, मालपा में, धारचूला में लैंडस्लाइड से कितनी विगत दिनों में धन और जन की हानि हो चुकी है। सर आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो 36 सेकंड दिखा देते हैं कि आखिर कैसे। वो 30 सेकंड देखिए जरा। बाप रे बाप। बाप रे बाप। 30 सेकंड थे वो, कहीं ना कहीं भयंकर 30 सेकंड, और तबाही का मंजर। इस 30 सेकंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, अपने आगोश में ले लिया। हमारे साथ ध्रुव सेन जी लगातार बने हुए हैं। सर मेरा सवाल था कि इस तरीके से चाहे हम उत्तरकाशी की बात कर लें, चाहे चमोली क्षेत्र की बात कर लें, क्षेत्र जो है वो एक्टिव अर्थक्वेक फॉल्ट लाइंस के पास ये क्षेत्र बताए जा रहे हैं। क्या इसकी वजह है कि ये क्षेत्र जो है यहाँ पर कुदरत का कहर अक्सर देखने को मिलता है? हेलो, सवाल था सर, अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी और जिस तरीके से चमोली का मैं जिक्र कर रहा था, ये क्षेत्र जो है वो सक्रिय भूकंपीय फॉल्ट लाइंस के पास पाए जाते हैं, मतलब एक्टिव अर्थक्वेक फॉल्ट लाइंस के पास पाए जाते हैं। क्या ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि यहाँ पर लगातार पिछले कई सालों से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है? कभी बादल फट रहा है, कभी पहाड़ टूट रहा है। देखिए ये बात तो सही है कि ये एक फॉल्ट जोन के पास पाया जा रहा है, और फॉल्ट जोन के पास जब पाया जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पे
भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन अगर हम लैंडस्लाइड की बात करें तो लैंडस्लाइड में इस तरीके की बात नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है ये अगर बरसात होती है उसके कारण आ रहा है, ये नहीं कहते कि फॉल्ट जोन के अलोंग बीत रहा है इसलिए हो रहा है। लैंडस्लाइड को कोई भी जगह, जिस जगह पे ऐसी चट्टान पाई जा रही हो जो चट्टान बहुत कड़ी ना हो, इग्नियस रॉक नहीं अगर पाई जा रही है, तो हम लोग अगर उत्तरकाशी की बात करते हैं तो हिमालय के जो विभिन्न क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उसमें जो उत्तरकाशी आता है ये लेसर हिमालय में आता है, मध्य हिमालय में आता है। और ऐसी जगहों पे जब ये मध्य हिमालय में आता है तो यहाँ पे जो रॉक पाई जाती है वो सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है, अवसादी सैलें पाई जाती है। और अवसादी सैल जो होती है वो आग्नेय सैल से कम कठोर होती है, इसलिए इसमें लैंडस्लाइड आने के या इसके वेदरिंग के या इसके अपक्षय के कारण जो है बड़े सुगम होते हैं, या ये बहुत जल्दी आप यूं समझ लीजिए कि इसका वियर एंड टियर हो जाता है। सर मैं लौटूंगा आपके पास, जो जरा ताजी तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखा देते हैं कि आखिर किस कदर जब ये पूरा कुदरत का कहर टूट पड़ा लोगों के ऊपर, यहाँ पर पूरे गांव को तबाह कर दिया, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देखिए जरा कि किस कदर अब घर वैसे नहीं बचे, जो रास्ते थे वो वैसे नहीं बचे, जो बाजार था धराली का, जो पूरा बाजार था वो बिल्कुल वैसा नहीं बचा है और सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आया है। तबाही का वो मंजर देखिए जरा, जिसने वो 30 सेकंड में पूरा हंसता खेलता हुआ एक खूबसूरत सा थराली शहर को अपने आगोश में ले लिया, अपनी चपेट में ले लिया। देखिए तबाही से पहले की तस्वीर देखिए जरा थराली की, कि थराली में कई सैलानी उस वक्त मौजूद थे, इतना खूबसूरत शहर जहां पर कई सैलानी मौजूद थे। और तबाही के बाद की तस्वीरें देखिए जरा कि जब वो 30 सेकंड कैसे भारी पड़े थराली के ऊपर, थराली के ऊपर 30 सेकंड वो कितने भारी पड़े, जब पूरा शहर का शहर जो बाजार बताया जा रहा है, जो मुख्य बाजार बताया जा रहा है धराली का, वो कैसे तबाह हो गया। वो 30 सेकंड बहुत भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। ध्रुव सेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ध्रुव सेन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार उत्तरकाशी क्षेत्र में कई ग्लेशियर झीलें भी बन चुकी हैं, क्या ये भी एक बड़े रीजन है और इससे कितने खतरे बने हुए हैं? देखिए जो धराली आप दिखा रहे हैं, मैं धराली जा चुका हूँ कई बार, क्योंकि वो जब आप जाइए गंगोत्री ग्लेशियर तो धराली होके ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर लेक्स बनने के कारण ये लैंडस्लाइड हो गया है, क्योंकि लैंडस्लाइड मैंने बताया लैंडस्लाइड के दो ही बस कारण हैं। अगर किसी भी जगह का स्लोप अनस्टेबल हो जाएगा, जो ढलान है वो ढलान बहुत जैसे हम लोग हम खुद भी खड़े अगर हो रहे हैं तो एक स्थिर एंगल है हमारा जिसपे हम खड़े हो रहे हैं, अगर हम झुकते जाएं तो एक एंगल आएगा कि हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हम गिर जाएंगे। इसका मतलब हर चीज का एक एंगल ऑफ रिपोज होता है, उसका अस्थायित्व कोण होता है। चट्टानों के लिए जैसे बालू को अगर आप ट्रक से गिराते हैं, आप चाहें कि बालू को हम खड़ा कर दें, वर्टिकल कर दें, नहीं कर पाएंगे, वो बालू जो है 40-50 डिग्री पे जाके स्टेबलाइज हो जाता है। उसी तरीके से हर चीज का एक एंगल ऑफ रिपोज होता है, उसका स्थिर कोण होता है। जो चट्टानें होती हैं इनका भी एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो जब चट्टानें अस्थिर अवस्था में होती हैं, और जो उत्तरकाशी के आसपास की ये चट्टानें, ये सब की सब लेसर हिमालय की चट्टानें हैं, ये सब की सब अवसादी सैल हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में लैंडस्लाइड इजीली हो जाता है, और इग्नियस रॉक में उतनी आराम से या उतनी आसानी से लैंडस्लाइड नहीं होता है। तो जब बरसात होती है तो सेडिमेंट्री रॉक बरसात के पानी को भी अवशोषित कर लेता है, आग्नेय सैल या इग्नियस रॉक बरसात के पानी को भी नहीं सोख पाता है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, अवसादी सैल होती हैं, जब ये बरसात के पानी को अवशोषित कर लेती हैं तो इनका वजन बढ़ जाता है, और ये आप समझिए कि इनके खिसकने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो ये फ्लो करने लगते हैं, ये खिसकने लगते हैं और धीरे धीरे लैंडस्लाइड का रूप ले लेते हैं। लैंडस्लाइड मतलब कि कोई भी चीज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसकी जो परिभाषा है वो यही है कि अगर कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे खिसक जाए गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो उसको हम मास मूवमेंट बोलते हैं। और मास मूवमेंट का एक प्रमुख उदाहरण जो है वो लैंडस्लाइड है। तो लैंडस्लाइड जो है जब स्लोप अस्थिर हो जाता है, चट्टानें अस्थिर होती हैं, चट्टानें ऐसी होती हैं जो पोरस और परमिएबल होती हैं, जिसमें रंध्रता होती है, तो ऐसे चट्टान अगर बरसात होती है, वो भी क्लाउड बस्ट होता है, तो लैंडस्लाइड आने के मुख्य कारण बनते हैं। और हम लोगों को पता है
कि ये सब जगह लैंडस्लाइड के लिए पूरा का पूरा हिमालय प्राण एरिया है, जिन जगहों पे कि आप देखते होंगे कि लैंडस्लाइड के कारण रास्ते अक्सर कर ब्लॉक हो जाते हैं। छोटी मोटी लैंडस्लाइड आती रहती है, लेकिन इस तरीके की लैंडस्लाइड जो निश्चित रूप से धन और जन के हानि का कारण बनती है, निश्चित रूप से वो बड़ी ही चिंता का विषय है और बड़ी ही कष्टप्रद घटना है ये। सर मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, अभी तक क्या अपडेट सामने आया है? आंकड़े जो सामने आए हैं वो सच में डरा देने वाले हैं, और लगातार जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि क्या ये आंकड़े बढ़ने वाले भी हैं क्या? देखिए बिल्कुल, और ये आंकड़े बढ़ेंगे। अभी तक जो फौरी तौर पर, वैसे क्योंकि जिला प्रशासन ने तो पुष्टि नहीं की है, लेकिन फौरी तौर पर जो जिला प्रशासन की तरफ से छन छन के जो बातें आ रही है, अभी तक 12 लोगों की उन्होंने पुष्टि की है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो है अभी और बढ़ेगा और लगभग ये 30 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की जनहानि वहां पर हुई है वो, और धीरे धीरे अभी जो तमाम टीमें हैं वो इतना बड़ा वहां पर मलबा आ चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, उस पूरे इलाके में एक बड़ी झील बन रही है जिसको जल्द से जल्द पंचर करना होगा, वरना वो जो वहां पर घर बचे भी हैं वो भी उसमें जलमग्न होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पीछे से पूरा का पूरी जो है वो पानी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो हम इस धराली की बात करते हैं, तो ये धराली एक ये जो ये जगह है वो एक बहुत बड़ी नदी नहीं है जिस पे ये आपदा आई है। ये पीछे जो बादल, जो पीछे जो पहाड़ी है, उस पे एक बड़ी संख्या में जो बादलों का एक बादल फटा है, उसकी वजह से ये आपदा बड़ी संख्या में आई है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, वेग जो है वो बताता है कि बहुत दूर नहीं था। ये जो सेंटर पॉइंट था जहां से ये आपदा शुरू हुई, वो उस गांव से बहुत दूर नहीं था। इतने वेग से अगर वो बहुत दूर से आती तो शायद वो अभी तक अगर बात की जाए तो काफी समय बीत चुका है, और अभी तक क्या व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर मौजूद है, और जो तमाम लोग वहां पर अभी हैं, जो जिनके घर वो हुए हैं, उनको नजदीकी कुछ जो घायल हैं उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं जो नजदीकी जो स्कूल है वहां पर, धर्मशालाओं में जो जहां पर उनकी व्यवस्था की जा सकती है वहां की जा रही है। कई लोग जो पहले ही अपने घरों को में नहीं थे या फिर वहां से निकल गए थे, तो उनको राहत देने की कोशिश की जा रही है, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं उनको हर संभव मदद पहुंचा दी जाए, और राशन हो या फिर अन्य तमाम चीजें जो हैं वो दी जाएगी। और क्योंकि अब उस जगह पर रहने वाली स्थिति तो अब दिखाई नहीं दे रही है, अगले 2-3 महीने तक तो ऐसी स्थिति हो भी नहीं सकती है। तो उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने वहां जाने पर भी रोक लगाई है, जो स्थानीय लोग हैं। तो कुल मिलाकर वहां पे जो टीमें लगी हुई हैं, चाहे SDRF की हो, NDRF की हो, ITBP की हो, और जो भारतीय सेना वहां पर लगी हुई है, ये तमाम लोग वहां पे रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना रखिएगा, तो हम अपडेट से जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव सेन जी लगातार बने हुए हैं, विभागाध्यक्ष हैं जूलॉजी विभाग के। सर, अगर बात की जाए तो प्रकृति में मानव का छेड़छाड़ कितना आप जिम्मेदार मानते हैं इसको? क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पहाड़ों पर तेज से चिल्लाने को भी मना किया जाता था, लेकिन आज उन्हीं पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहे हैं। क्या ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है क्या? प्रियव्रत जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले जो अभी बता रहे थे आपके ब्यूरो चीफ साहब पंकज जी, मैंने संभवतः आपको शुरू में ही ये बताया था कि ये अच्छी बात है कि लैंडस्लाइड आई है, लेकिन लैंडस्लाइड आने के कारण जो नदी की धारा बाधित हो जाती है और झील बन जाती है, वो नहीं बनी है। लेकिन इन्होंने बताया कि एक झील भी बन रही है। अगर वो झील बन गई तो झील जब आर्टिफिशियल लेक बन जाती है, तो वो जब झील बस्ट होती है तो बहुत ज्यादा धन और जन की हानि होती है, क्योंकि केदारनाथ आपदा में बहुत सी जगहों पे झील बन गई थी। और गंगोत्री ग्लेशियर में भी 2000 की बात है, मैं गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही था, गंगोत्री शहर से काफी दूर था मैं, भुजवास के पास। वहां पे भी एक झील बनी थी जिसके कारण अगल बगल काफी तबाही हो गई थी, लेकिन धन और जन की हानि नहीं हुई थी। अगर ये झील बन रही है तो जो भी NDRF और NDMA की टीम है, या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो भी टीम है, या जो भी और लोकल बॉडीज हैं, हमें लगता है कि उस झील को बस्ट करने का अगर कुछ भी तरीका हो सकता हो तो उसके ऊपर इन लोगों को तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि झील जब बस्ट होती है तो बहुत ज्यादा तबाही होती है।
जो आपका मूल प्रश्न था कि क्या मानव जनित गतिविधियों के कारण भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो देखिए अगर हम अपने देश में आपदा की बात करते हैं तो बड़ी ही खतरनाक आंकड़े देखने को मिलते हैं, क्योंकि पूरे विश्व की 2.5% हमारे पास जमीन है, जिस जमीन पर कि पूरे विश्व की 17% आबादी निवास कर रही है। जब मैं केदारनाथ में 1997 में मैं पहली बार गया था, 1 महीने रुका था, मैंने ग्लेशियर पे काम करना वहीं से शुरू किया था 1997 में। आप सोचिए कि केदारनाथ में कुछ भी नहीं था, एक गांव की तरीके से था। ठीक है, भक्ति की बात पूरी थी कि वहां पे मंदिर था, लेकिन ऐसा कोई सुविधाएं नहीं थी। हम लोग टेंट लगा के रुके हुए थे 1 महीने तक मंदिर के पीछे। आज आप देखिए केदारनाथ एक बहुत बड़ा शहर हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रकृति के जो नियम हैं उनकी अनदेखी की है। तो जब 2.5% जमीन पे पूरे विश्व की 17% आबादी निवास करेगी, तो हमको पता है कि ये जगह आपदाग्रस्त क्षेत्र जगह है, तब भी हम उस जगह पे मकान बनाने को विवश हैं। आज हमने नदियों के घर में मकान बना दिया है जहां बाढ़ से प्रभावित होते हैं। आज हमने लैंडस्लाइड प्राण एरिया में मकान बना दिया है जहां हम लैंडस्लाइड से प्रभावित होते हैं। आज हम अर्थक्वेक प्राण एरिया में मकान बना दिए हैं जहां भूकंप से प्रभावित होते हैं। लेकिन हम जाएं तो जाएं कहां? जब 2.5% जमीन पे 17% आबादी है, तो कोई जगह ही नहीं जहां हम नहीं बसेंगे ही बसेंगे। हम हर जगह पे हम ये नहीं छोड़ सकते कि दिस लैंड और दिस एरिया इज प्रोन टू पर्टिकुलर नेचुरल हैजार्ड और नेचुरल डिजास्टर। तो आप ये समझ लीजिए कि मानव के पास अब कोई चारा ही नहीं बचा है। और निश्चित रूप से इतनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बढ़ गई है। हाँ, और साथ ही साथ जो नियम कानून बनाए गए हैं सर, एनटीपीसी के जो नियम हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं इन कामों को करने के दौरान, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्पॉन्स करती हैं इस चीज को लेकर। बहुत अच्छा बोला है आपने। प्राकृतिक आपदाओं को मैं यही परिभाषित करता हूं कि जब हम प्राकृतिक नियमों की अनदेखी करते हैं, जब हम वैज्ञानिक तथ्यों की अनदेखी करते हैं, तभी प्राकृतिक आपदाएं जन्म लेती हैं। और ये प्राकृतिक आपदाओं की इतनी, जैसे आप बोले ना 36 सेकंड का वीडियो देख लीजिए, इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कुछ भी उस सेकंड में नहीं आ सकता है, वो कुछ भी भाग ही नहीं सकता है। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की यही परिभाषा की है कि देयर वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई। इतनी तीव्र गति से भूकंप आएगा, इतनी तीव्र गति से लैंडस्लाइड होगी कि आप भाग नहीं सकते हैं। दिस इज द मोस्ट ट्रेजिक एस्पेक्ट ऑफ द एनी नेचुरल हैजार्ड एंड एनी नेचुरल डिजास्टर। तो निश्चित रूप से अगर हम मानवीय तथ्यों को ध्यान में रखें, हम प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखें, हम वैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना न करें, तो प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। हम प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते, बट बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ नेचर एंड बाय फॉलोइंग द साइंटिफिक फैक्ट्स। और इसी बीच सर एक खबर सामने आई है कि उत्तराखंड सरकार ने जो तटीय क्षेत्र हैं उनको खाली करने का निर्देश जारी कर दिया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इसी बीच एक बड़ा आदेश जारी किया है। जो तटवर्ती एरिया है उसको खाली करने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जारी किया गया है जहां पर आपको बता दें फिलहाल जो तटीय एरिया है उनको खाली करने का फिलहाल आदेश जारी कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है, जिस 30 सेकंड का ये वीडियो, दिल को दहला देने वाला ये वीडियो थराली का सामने आया है, उसके बाद सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को खोजने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं सरकार ने अलर्ट रहते हुए एक आदेश जारी किया है, तट वाले जो एरिया हैं वहां पर खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए कुदरत का कहर आज टूटा धराली पर, और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए जरा किस तरीके से सरकार लगातार एक्शन मोड में है। प्राकृतिक आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन सरकार ने फौरन उस पर इंतजामात किए, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है लगातार। जो लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जो लोग इस हादसे का शिकार बताए जा रहे हैं, जो इस आपदा का शिकार बताए जा रहे हैं, फिलहाल उनको खोजने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 टीमें लगातार लगी हुई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सेना के जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। तो देखिए जरा तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर किस कदर एक हंसते खेलते गांव को 30 सेकंड में तबाह कर दिया। अमेरिका